अगस्त 2022 से पहले LCA FMK2 की पहली प्रोटोटाइप को तैयार किया जाने वाला है। DRDO और TVS अभी एक साथ मिलकर नए वैक्स को डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। प्रोजेक्ट 75I के लिए आज फॉर्मली नेवी की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू कर दिया गया है। LNT की तरफ से अभी भारत का पहला इंडिजिनस सबमरीन को डेवलप किया गया है। और अंत में रशियन मीडिया के मुताबिक मार्च 2021 एयर शो की पहले दिन के अवसर पर ही सुखोई की तरफ से Su-57 फाइटर जेट की एक नई वेरिएंट को डेवलप करने की बात की गई है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 या LCA FMK2 प्रोजेक्ट को लेके। एक दो दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि HAL की तरफ से अभी ओवर टाइम में काम करना शुरू किया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज रायते की फैलने की वजह से HAL की प्रोडक्शन के ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ा था। आज HAL की तरफ से बताया गया कि अगले साल तक वो तेजस MK2 की पहली यूनिट को तैयार करने वाले हैं और इसको डिस्प्ले करने से पहले एक बहुत ही बड़ी समारोह को भी आयोजित करने का प्लान किया गया है, जिसमें हमारे PM डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बाकी सभी डिफेंस ऑफिसर मौजूद रहने वाले हैं। HAL के मुताबिक वो 2022 की अगस्त से पहले ही इसको तैयार करने वाले हैं और मे भी इसको 15 अगस्त 2022 को पब्लिक के सामने डिस्प्ले किया जाएगा। इसी साल की शुरुआत से ही तेजस MK2 के लिए मेटल कटिंग को शुरू किया गया था और अभी HAL की तरफ से बताया गया कि इनिशियली इसकी वो 5 प्रोटोटाइप को तैयार करने वाले हैं। अब हालांकि तेजस MK2 की पहली यूनिट को अगले साल तक अगस्त तक ही तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन इसकी ग्राउंड ट्रायल और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल के साथ साथ इसकी फ्लाइट ट्रायल को कंप्लीट करने में हमको 2023 के आसपास वक्त लगने वाला है और 2023 से 24 के बीच इसके ऑफिशियल टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने की बात की गई है। अगला अपडेट इंडिजिनस एवेक्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि एक दिन पहले ही DRDO की A319 फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेके कुछ अपडेट सामने आए थे कि DRDO की तरफ से अभी एक नई फ्लाइंग टेस्ट बेड को तैयार किया जा रहा है, जिसमें आगे चल के अलग अलग रडार सिस्टम या सोनार सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और ये हमें आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले एवेक्स और नेवी के लिए बनाए जाने वाले मैरिटाइम एयरक्राफ्ट को बनाने में मदद करने वाला है। इसके अलावा आज एक और अपडेट भी सामने आया जिसमें ये बताया गया कि अभी तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के अंदर अभी हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी मिलकर एक कंसोर्टियम को फॉर्म करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आगे चल के खुद के एवेक्स को डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए अभी TVS की तरफ से लीड किया जा रहा है और अभी इसमें DRDO की तरफ से उनको मदद करने की बात सामने आई है, लेकिन अभी इसके लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एवेक्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी खुद की एरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा और वैसे भी DRDO के अलावा कोई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास रडार टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो जहाँ पर स्पेशल प्रपोज व्हीकल को बनाने की बात रही तो इसमें अभी काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। अभी की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 3 फाल्कन एवेक्स मौजूद है जिनकी रेंज 400 किलोमीटर है और 2 नेत्र एवेक्स भी मौजूद है जिनकी रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक है। साथ ही अभी DRDO की प्रोटोटाइप को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है, तो टेक्निकली अभी 3 नेत्र एवेक्स को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है, लेकिन आगे चल के कम से कम 10 नए एवेक्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया है, जिसमें से 6 360 डिग्री के रडार कवरेज वाले एवेक्स होने वाले हैं और बाकी 4 नेत्र एवेक्स स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जिनके लिए अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की एक सबमरीन INS सिंधु शास्त्र को अभी तमिलनाडु की VOC पोर्ट में डॉक किया गया है। अब बताया जा रहा है कि अभी श्रीलंका में चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है, जिस वजह से नेवी की तरफ से INS सिंधु शास्त्र को VOC पोर्ट में आकर डिप्लॉय किया गया है, जहां से श्रीलंका बस 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन इसी के साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मे भी इसको यहाँ पर रिपेयर करने के लिए लाया गया है। इसके बाद कुछ मीडिया का कहना है कि ये बस यहाँ पर रिफिल करने के लिए रुका हुआ है, जिसके बाद ही वापस अपने रेगुलर मिशन में निकल जाएगा। पर नेवी की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। ये फिलहाल अभी तूथुकुड़ी में मौजूद है, जो कि आने वाले 1 हफ्ते तक वहीं पर रुकने वाला है। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसको मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय किया गया था, जहां पर एक नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था और अब ये वहीं से वापस आया, जिस वजह से इसको यहाँ पर रुकने का फैसला किया गया है। इसके बाद जब इसको रिफिल कर दिया जाएगा और सारे लॉजिस्टिक को सप्लाई कर दिया जाएगा, ये अपने नेक्स्ट मिशन पे चला जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अभी श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया जा रहा है और मे बी नेवी की तरफ से इसको काउंटर करने के लिए अपने सबमरीन फ्लीट को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है।
क्योंकि विशाखापट्टनम से कोलंबो पोर्ट काफ़ी दूर पड़ जाता है। वैसे देखा जाए तो हमें श्रीलंकन फ्रंट से चाइनीज वेसल को लेकर अभी कोई इतना खास डायरेक्ट खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिलहाल चाइना अभी श्रीलंका से भारत के खिलाफ कोई भी ऑफेंसिव ऑपरेशन को नहीं कर सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर काफ़ी चर्चा किया जा रहा था और हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया गया है और अभी फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए RFP को इशू कर दिया गया और इस डील की कीमत यहाँ पे लगभग 43,000 करोड़ के आसपास होने वाला है और इसके अंदर अभी 6 कन्वेंशनल AIP सबमरीन को बनाया जाने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन सबमरीन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही अभी इसमें इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट, वेपन सिस्टम, AIP सिस्टम, टॉर्पेडो और सबमरीन लॉन्च मिसाइल सिस्टम को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि भारत को आगे चल के इंडिजिनस सबमरीन और वेपन सिस्टम को बनाने में काफ़ी मदद करने वाला है। इसमें 5 फॉरेन कंपनी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस की नेवल ग्रुप, जर्मनी की TKMS, रशिया की रूबन डिजाइन ब्यूरो, साउथ कोरिया की दैबो शिप बिल्डिंग और स्पेन की नवंतिया ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से अभी इसमें 2 इंडियन शिपयार्ड को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से एक तो मझगांव डॉक लिमिटेड है और दूसरा L&T शिपयार्ड है। हाल ही में मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से भी एक RFP को इशू किया गया था, जिसको मे भी 5 फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं और इसमें सभी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपने अपने सबमरीन के साथ प्रूवन या करंटली ऑपरेशनल AIP सिस्टम को ऑफर करने की बात की गई है। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, जिससे आगे चल के हमारे इंडिजिनस सबमरीन बिल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ AIP सिस्टम भी बेहतर होने वाला है। अब DRDO के पास भी पहले से एक फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी तक इसको अंडर वाटर कंडीशन में टेस्ट नहीं किया गया और इसी वजह से अभी प्रोजेक्ट 75I के अंदर इसको इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया है। साथ ही जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अभी इस प्रोजेक्ट में हमको AIP सिस्टम को ऑफर करने वाले हैं, तो मे भी उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रूवन सिस्टम चाहिए या फिर उनको एक्सटेंसिवली टेस्ट करने के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अभी जर्मनी और साउथ कोरिया को छोड़ के बाकी किसी के पास भी AIP सिस्टम मौजूद नहीं है और वो अभी अपने अपने AIP सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिसको वो आगे चल के हमको इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑफर करना चाहते हैं। अगला अपडेट एक इंडिजिनस सबमरीन को लेके। अगर सबमरीन बिल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो अभी मझगांव डॉक लिमिटेड को मॉडर्न सबमरीन को बनाने का सबसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन आज तक भारत की तरफ से एक भी कन्वेंशनल सबमरीन को अपने तरफ से डेवलप करने की कोशिश नहीं किया गया और ना ही आज तक किसी भी इंडियन शिपयार्ड की तरफ से एक कन्वेंशनल सबमरीन को अपने तरफ से डिज़ाइन किया गया। लेकिन अभी दिल्ली डिफेंस रिव्यू की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि अभी L&T की तरफ से एक इंडिजिनस सबमरीन को डेवलप किया जा रहा है। इसका नाम SOB 400 बताया गया है और देखा जाए तो ये रेगुलर कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले साइज में काफ़ी छोटा होने वाला है और आप इसको मिडजेट सबमरीन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर मिडजेट सबमरीन होते हैं ये उनके मुकाबले थोड़ा बड़ा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 490 टन से लेके 550 टन के आसपास होने वाला है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 44 मीटर और बीम लगभग 4.3 मीटर के आसपास है और इसकी टेस्ट डेप्थ के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई जगहों में इसको 100 मीटर बताया गया तो कई जगहों में इसको 1000 मीटर बताया गया है। तो ये एक्चुअली कितनी गहराई तक जा सकता है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर 2 400 किलोवाट की जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही 300 किलोवाट की मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से ये लगभग पानी के अंदर 10 किलोनॉट की स्पीड और सरफेस कंडीशन में 6 किलोनॉट की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। साथ ही इसकी एंड्योरेंस भी लगभग 21 दिन तक बताई जा रही है। वैसे इसमें टॉर्पेडो भी मौजूद है और इसकी फ्रंट सेक्शन में 2 टॉर्पेडो लॉन्चर मौजूद है, जो कि 533 mm की हैवीवेट टॉर्पेडो को फायर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये रेगुलर सबमरीन की तरह नहीं होने वाला है और इसे मे भी स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से वैसे सबमरीन को ऑपरेट किया जाता है। इसके अंदर मैक्सिमम 10 स्पेशल फोर्सेस के जवानों को कैरी किया जा सकता है और साथ ही इसको ऑपरेट करने के लिए एडिशनल 10 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। इस सबमरीन के अंदर 4 स्विमर डिलीवरी व्हीकल को भी अटैच किया जा सकता है, जो कि इसकी हल सेक्शन की लोअर पोर्शन में मौजूद होते हैं और इसको किसी भी स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए कोई हिंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन L&T की तरफ से अभी में भी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट Su-57 को लेके। आप सभी जानते हैं कि आज से ऑफिशियली रशिया में मार्क्स 2021 एयर शो को शुरू किया गया। इस दौरान रशिया की तरफ से कई नए एयरक्राफ्ट को भी डिस्प्ले किया गया था और मिग की तरफ से भी कई नए एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया है, लेकिन अभी हम Su-57 के बारे में बात करने वाले हैं। एक दिन पहले ही रशिया की तरफ से बताया गया था कि Su-57 के लिए रशिया को 100 से ज़्यादा ऑर्डर मिलने वाला है।
आज बताया गया कि मार्च 2021 एयर शो के दौरान पहली डे के अवसर पर ही 5 फॉरेन कंट्रीज की तरफ से Su-57 को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि रशिया की तरफ से अभी एक Su-57 की नई वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ के स्टेटमेंट के मुताबिक रशिया अभी Su-57 का एक नई वेरिएंट को डेवलप कर रहा है, जो कि एक ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाला है। अभी अगर Su-57 को F-22 रैप्टर या F-35 जैसे फाइटर जेट के साथ हम कंपेयर करेंगे तो ये स्टेल्थ के मामले में उनसे पीछे ही रहने वाला है, लेकिन रशिया अभी इसकी आरसीएस को कम करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इसमें अभी एक नए इंजन को भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसको इसदेली 30 इंजन कहा जाता है। और ऑफिशियली इस नए इंजन के साथ 2022 के आसपास Su-57 की नई वेरिएंट को बनाना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये जो ट्विन सीटर कॉन्सेप्ट है, इसको FCFA प्रोग्राम की डेवलपमेंट के दौरान भारत की तरफ से दिया गया था, क्योंकि भारत का ये कहना था कि भले ही रशिया अपने लिए सिंगल सीटर Su-57 को बनाए, लेकिन भारत जिनको ऑपरेट करने वाला है वो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होने चाहिए। अब हालांकि भारत इस प्रोग्राम से 2018 से पीछे हट गया था, क्योंकि वादे के मुताबिक रशिया ने Su-57 की एक भी प्रोटोटाइप को बनाकर भारत को डिलीवर नहीं किया था। और इसमें उस दौरान काफी सारे इश्यू भी थे, जिनको फिलहाल के लिए काफी हद तक फिक्स किया जा चुका है। रशिया का यह भी कहना है कि जब उन्होंने 2019 की मार्क्स एयर शो के दौरान Su-57E की एक्सपोर्ट वेरिएंट को डिस्प्ले किया था, तो तब उसमें लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन इस बार रशिया इसमें काफी सारे चेंजेस करके इनको ऑफर कर रहा है, जिस वजह से 5 देश अभी इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसकी 100 से ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अब इस लिस्ट के अंदर भारत है या नहीं, ये तो रशिया की तरफ से बताया नहीं गया है, लेकिन हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर का मानना है कि भारत को Su-57 प्रोग्राम या FCFA प्रोग्राम से बाहर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चाइना के पास अभी 150 के आसपास J-20 मौजूद है, जबकि हमारे पास अभी एक भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। और एमका की बात करें तो इसका प्रोडक्शन 2030 से पहले शुरू नहीं होने वाला है, और हम कभी भी एक 4.5 जनरेशन की स्टैंडर्ड की फाइटर से चाइना की 5th जनरेशन J-20 का सामना नहीं कर सकते। पहले की बात अलग थी, क्योंकि पहले चाइना के पास ज्यादा J-20 मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 150 से ज्यादा J-20 डिप्लॉय कर चुका है, जिनको सीधे तौर पर काउंटर करना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। लेकिन अगर हमारे पास Su-57 होता तो इसकी सुपीरियर रडार की वजह से हम J-20 को डिटेक्ट कर सकते थे। और इसकी वेपन पैकेज भी काफी खतरनाक है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ आती है, और ये चाइनीज J-20 को काउंटर करने में हमको काफी मदद कर सकते थे। और जब तक भारत एमका को इंडक्ट नहीं करता है, तब तक मेरे हिसाब से चाइना के साथ भारत को किसी भी रियल एंगेजमेंट को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे रफेल भी चिल्ला सकते हैं, क्योंकि हम रफेल से J-20 को काउंटर कर सकते हैं। वैसे इंडियन एयरफोर्स में रफेल अभी इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको हम J-20 के साथ एंगेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी चाइना के पास 150 के आसपास J-20 मौजूद है, और बदले में हमारे पास बस 36 रफेल मौजूद हैं, जिस वजह से किसी भी एरियल एंगेजमेंट की सिचुएशन में चाइना हमको आउट नंबर करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।